नए वीडियो में आप सभी का जैसा कि आपने समरूप त्रिभुज के बारे में समझा, बहुत सिंपल से मैंने बताया। अब समरूप त्रिभुज पर सबसे पहला प्रमेय है थेल्स का प्रमेय। थेल्स ने अपने प्रमेय में क्या कहा? उन्होंने कहा, ध्यान समझिएगा, यदि हम किसी त्रिभुज को बनाए, ध्यान समझिएगा, यदि हम किसी त्रिभुज को लें, ध्यान समझिएगा, यदि हम किसी त्रिभुज को लें, इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए ए, इसका नाम रख दीजिए बी, इसका नाम रख दीजिए सी। किसी त्रिभुज को लें और उस त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर, उस त्रिभुज के तीसरी भुजा, ध्यान समझिएगा, कौन सी भुजा? उस त्रिभुज के तीसरी भुजा के समांतर यदि कोई और एक भुजा खींच दी जाए, ध्यान समझिएगा, यदि किसी तीसरी भुजा के समांतर एक और भुजा खींच दी जाए, ध्यान समझिएगा, प्रमेय जो था हमारा, क्या प्रमेय? ए बी सी त्रिभुज है एबीसी, इसके समांतर किसी तीसरी भुजा के समांतर, तीसरी भुजा के समांतर यदि कोई दूसरी भुजा खींच दी जाए, जैसे मान लीजिए ये जो भुजा हमने खींचा ई एफ, जो कि क्या है बेटा, हमने जो खींचा है उसमें हमने इस तरह खींचा है कि हमने, मान लीजिए हमें दिया हुआ में हमें क्या है कि हमने EF को समांतर रखा है बेटा किसके? BC। ठीक, यदि किसी त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो जो यह बिंदु आपका कट रहा है, जो यह बिंदु आपका कट रहा है, वो क्या होगा? इनके आधार पर सिद्ध क्या करना है? क्या बताया उन्होंने? क्या बताया उन्होंने कि AE ले लीजिए अपॉन में EB ले लीजिए, ठीक, और AF ले लीजिए अपॉन में FC ले लीजिए, ये दोनों आपस में बराबर है। इनका थ्योरम क्या था? तो इनके थ्योरम की अगर हम बात करें तो इनका थ्योरम क्या था? अगर हम के थ्योरम की बात करें तो इनका थ्योरम क्या था? इनका थ्योरम था कि यदि किसी त्रिभुज में किसी तीसरी भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाए तो यह भुजा बाकी बचे हुए दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। तो ये हमारा सिद्ध करना है। अब हमने यहाँ पे करने के लिए हमें करना पड़ेगा रचना। क्या करना पड़ेगा बेटा? रचना। रचना हम क्या करेंगे समझने का प्रयास कीजिए। रचना में हमने सबसे पहले क्या किया बेटा? इसे BF और EC को मिलाया, सबसे पहले ये किया। इसके बाद एक लंब डाला हमने, एक लंब डाला, इसका नाम हम दे देते P। एक लंब हमने इधर भी डाला, इसका हम नाम दे देते हैं Q। ठीक, इसका नाम हम दे देते हैं Q। ठीक, तो रचना में हमने क्या मिला किया बेटा? BF तथा BC CE को मिलाया और FP परपेंडिकुलर AB पर डाला और EQ परपेंडिकुलर AC पर डाला। ध्यान समझिएगा, FP परपेंडिकुलर AB पर डाला। तो यह काम हमने क्या किया? फिर से समझिए, थेल्स थ्योरम क्या था? थेल्स थ्योरम के आधार पर हमको बताया गया, क्या बताया गया? थेल्स थ्योरम के आधार पर हमको बताया गया कि कोई भी भुजा, कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज की किसी भी तीसरी भुजा के समांतर यदि कोई लाइन खींची जाए तो वह भुजा क्या करेगा? वह जो नया साइड हमने खींचा, जो नया भुजा खींचा, वह दोनों भुजाओं को समान अनुपात में बांटेगा। तो हमें दिया हुआ था ये। दूसरा बात वो त्रिभुज है, दूसरा बात वो क्या है बेटा? त्रिभुज है। इन सभी बातों को देखते हुए, इन सभी बातों को देखते हुए हम अपने मान को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए, इन सभी मानों को देखते हुए हम लोग क्या करते हैं? इनको हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए, अब आते हैं हम अपने
जिस प्रोसेस से हम अपना प्रूफ करेंगे उस प्रोसेस का नाम क्या होता है बेटा? उपपत्ति। चलिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो आप सभी जानते ही होंगे। जानते हैं कि नहीं जानते? अगर किसी त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालें? अब देखिए हमको करना क्या है। आप ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, जैसे ये लाइन ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे। पहले आप इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक, इस त्रिभुज का जो हमने डार्क किया, इस त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज EFB। ठीक, क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? क्षेत्रफल। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता है? किसी भी त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालने जा रहे हो, ध्यान समझिएगा, किसी त्रिभुज का अगर आप क्षेत्रफल निकालने जा रहे हैं तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका आधार और उसकी ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। उसके आधार और उसके ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पर 1/2, यदि हम आधार किसको ले लें? यदि हम आधार इसको ले लें, यदि हम आधार इसको ले लें, आधार कौन है बेटा? EB। तो ऊंचाई क्या होगी? अब इस लाइन को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये लाइन क्या बेटा? AB है। ये आपका A है, ये आपका B है, और ये AB लाइन है, और यहाँ पर कहीं F है, यहाँ पे कहीं F है। ये ऐसे पॉइंट है, ऐसे पॉइंट है, और यहाँ से F से एक पॉइंट B की तरफ ये हो गया, और AB है, F बन गया। एक मिनट, AB, यहाँ पे एक F पॉइंट है, और इसी AB पर F से कोई एक पॉइंट है E। यही ना बोल रहा है? इसी से एक पॉइंट है E। तो एक बात बताइए, जो ऊंचाई इसकी होगी, ध्यान समझिएगा, जो ऊंचाई इसकी होगी वही ऊंचाई इस ट्रायंगल की भी होगी। क्या ट्रायंगल की ऊंचाई बदल जाएगी? एक ही आधार पर अगर कोई चीज़ पाया जा रहा है और ऐसे कुछ बना हुआ है, तो जो ऊंचाई इस त्रिभुज की है वही ऊंचाई तो इसकी भी होगी, कि बदल जाएगी? तो ये जो हमने परपेंडिकुलर डाला है वो इस पूरे त्रिभुज का, त्रिभुज AFB की ऊंचाई है। तो यही ऊंचाई क्या होगी बेटा? इस त्रिभुज के लिए भी काम करेगी। तो यहाँ पे ऊंचाई कितना होगा बेटा? FP। ये आपकी ऊंचाई आ गई। ये इसको समीकरण नंबर 1 मानकर छोड़ दें। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो। आपने किसको निकाला? इसको निकाला। अब आप क्या करिए? अब आप क्या करें? ये इसको AEF का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल त्रिभुज AEF। अगर हम ये आधार लें, यदि हम ये आधार लेते हैं तो 1/2 AE। इस आधार के हिसाब से ऊंचाई कौन है बेटा? इस अगर हम इसको आधार लेते हैं तो इसके हिसाब से ऊंचाई कौन है बेटा? FP है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा? PF या FP बोलिए, जो भी बोलिए आप। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। अब एक काम करो, समीकरण 2 को भाग दे दो 1 के साथ। समीकरण 1 को 2 के साथ भाग, क्यों भाग दे रहे हैं? ताकि हमारा कुछ ऐसा संबंध आ जाए। तो जैसे ही भाग दोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? क्षेत्रफल त्रिभुज AEF, क्षेत्रफल त्रिभुज AEF बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज AEF बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज EFB। ध्यान से देखिए, 1/2 है, कट गया। FP कट गया, बचा कौन बेटा? ऊपर में बच गया AE, और नीचे में बन गया हमारा, नीचे में हमारा क्या बच गया बेटा? नीचे में हमारा बच गया, क्या बच गया? EB। इसे आप समीकरण नंबर 3 मानना है तो मान लो। जैसे आपने
इधर का काम किया। उसी तरह अब आप एक दो त्रिभुज, एक नीचे और एक ऊपर बनाइए जो कि AC आधार को छूता हो। AC आधार को छूने वाले अगर हम त्रिभुज की बात करें, AC आधार को छूने वाले त्रिभुज की बात करें तो वो त्रिभुज ये है नीचे में, ये है ना। इस त्रिभुज का नाम क्या है? इस त्रिभुज का नाम है EFC। तो क्या होगा बेटा? क्षेत्रफल त्रिभुज EFC, क्षेत्रफल त्रिभुज EFC। EFC का क्षेत्रफल क्या होगा? जैसे आपने उसका निकाला उसी तरह आप यहाँ आइए। क्षेत्रफल त्रिभुज EFC का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 1/2। 1/2। इसका आधार कितना बेटा? इसका आधार कितना बेटा? FC गुणे, जैसे आपने देखा कि इस आधार के हिसाब से एक ही ऊंचाई होगी, उसी तरह इसकी भी ऊंचाई क्या होगी बेटा? EQ हो जाएगी। तो आप कहोगे बेटा EQ। इसको आप समीकरण नंबर 4 मानना है तो मान लें। इसको आप समीकरण नंबर 4 मानना है तो मान लें। इसी तरह यदि हम क्षेत्रफल ऊपर वाले को फिर से देखिए, आपको एक बात याद, नीचे वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल और ऊपर वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपको रखना है। अगर फिर से हम इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें तो क्षेत्रफल त्रिभुज AEF। अब कहोगे सर ऊपर तो निकालें, दोबारा क्यों निकालें? क्योंकि बेटा इस बार हम आधार बदल रहे हैं। इस बार हम पिछले बार में हमने आधार AE लिया था, इस बार में हम अपना आधार AF ले रहे हैं। इस बार अपना आधार हम क्या ले रहे हैं बेटा? AF। तो हमने जब AF आधार लिया तो AF आधार के अनुसार जब आधार हम बदलेंगे तो ऊंचाई बदल जाएगी। जैसे अगर त्रिभुज आप ये ले रहे हो, अगर आपने आधार ये लिया तो ऊंचाई ये होगी, ठीक। यदि आपने आधार इसे लिया तो ऊंचाई आपकी ये होगी कि नहीं होगी? तो यही आपका आधार होगा, यही आपकी ऊंचाई होगी। अब ध्यान समझिए, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा? EQ। ये आप समीकरण नंबर 5 मान लो। जो काम आपने इसमें किया था वही काम अब यहाँ करो। समीकरण 5 और समीकरण 5 और 4 को भाग दे दो। तो हम कर रहे हैं समीकरण 5 भागे 4। समीकरण 5 और 4 को यदि हम भाग दे दें, ध्यान समझिएगा, समीकरण 5 और 4 को यदि हम भाग दे दें तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, 1/2 1/2 कट जाएगा, EQ से EQ कट जाएगा। तो चूंकि पहले ये रखना है तो हमारा हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज पहले किसको रखना? AEF बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज EFC। वैल्यू कितनी होगी बेटा? ये रखेगा AF आपका ऊपर हो गया, अपॉन में आपका क्या आ जाएगा बेटा? FC। अगर आप ध्यान से इसको समीकरण को हम नाम दे रहे हैं, समीकरण नंबर 5 तक हो गया, 6 दे रहे हैं। यदि हम समीकरण 5, समीकरण 6 और समीकरण 6 और समीकरण 3 को ध्यान से देखें तो जो हमें बराबर लाना था वो हमारा प्रूफ हो गया। किसी तरह अगर हम ये प्रूफ कर दें कि इन दोनों के RHS आपस में बराबर है तो अपना काम हो जाएगा, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, ये ऊपर वाले लोगों को, हम इधर के लोगों को इरेज कर रहे हैं, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान समझिए। अब थोड़े से कक्षा 9 में चलते हैं, क्लास 9th में पहुंचते हैं। क्लास 9th में आपको याद होगा एक प्रमेय पढ़ाया गया होगा, एक ही आधार और एक ही समांतर लाइन पर बने हुए त्रिभुजों, एक ही आधार और एक ही समांतर पर बने हुए त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। पढ़ा है ना? क्षेत्रफल बराबर होता है। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो EF और BC समांतर, और ये जो दोनों त्रिभुज हमने नीचे वाले लिए उन दोनों में अगर कोई चीज़ कॉमन है तो बेटा EF जो है आपका कॉमन है। जो आपको EF आपको दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है बेटा? कॉमन। तो एक को तो समान आधार है और एक समान समांतर पर भी है। इसका मतलब ये वाला त्रिभुज, जो दोनों नीचे वाले त्रिभुज है वो आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर होंगे। क्या होगा? नीचे वाले त्रिभुजों का नाम क्या है बेटा? चूँकि
त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज EFB बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज EF बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज EEFC, यदि हम इसको 7 मान लें, यदि हम इसको 7 मान लें, तो अगर हम 7 समीकरण 7 समीकरण 3 और समीकरण 4 6 को ध्यान से देखें, तो ध्यान से देखेंगे तो ऊपर वाले दोनों में बराबर हैं, ऊपर वाले दोनों में बराबर हैं, और नीचे वाले को हमने बराबर कर दिया। ये क्यों बराबर है भाई? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समान आधार तथा समान समांतर पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्लियर है? तो अगर हम देखें समीकरण 3, समीकरण 6 और समीकरण 7 को अगर हम ध्यान से देखें तो ऊपर वाले शब्द, सभी ऊपर वाले लोग आपस में, हम इसको इरेज कर रहे हैं, इसको आपने वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, जो भी आपको दिक्कत होगी, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं, अगर इन तीनों समीकरणों को हम ध्यान से देखें, किस समीकरणों को बच्चा, कौन से समीकरणों की हम बात कर रहे हैं? समीकरण 3, 6 व 7 से। तो हमें क्या मिल रहा है इन तीनों से? ऊपर वाले समीकरण 3 और 6 के पहले से ही बराबर थे, और नीचे वालों को हमने कक्षा 9 के विधि, कक्षा 9 के प्रमेय के आधार पर हमने सिद्ध कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया कि समीकरण 3 के, इसका मतलब हो गया कि क्षेत्रफल AEF बटे में क्षेत्रफल त्रिभुज EFB बराबर क्षेत्रफल AEF बटे में क्षेत्रफल EFC आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर में। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, मतलब इनके RHS अगर बराबर हो गए तो LHS तो अपने आप बराबर हो जाएगा। तो LHS क्या होगा? अपने आप बराबर होगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? AE बटे में EB, AE बटे में EB बराबर AF बटे में FC। तो हमारा थेल्स प्रमेय समाप्त हो, हमारा थेल्स प्रमेय क्या हो बेटा? समाप्त हो। चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब आते हैं इसी प्रमेय को थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब इसी प्रमेय को हल्का सा एक्सपेंड करते हैं, इसी प्रमेय को थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं। देखिए अब अपने पास क्या है बेटा? AE, ये तो अपने पास मेन था, यही हमारा थेल्स थ्योरम है। AE अपॉन में EB, और इधर अपने पास क्या बेटा? AF अपॉन में FC। अगर दोनों साइड में हम 1 जोड़ दें, यदि दोनों साइड में 1 जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? इसके अपॉन में 1 है तो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने पे आपको क्या मिलेगा बेटा? EB मिलेगा, EB मिलेगा, और यहाँ पर AB या AE होगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? EB हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? FC नीचे हो जाएगा, और AF प्लस FC आपके पास आ जाएगा। AE और EB, यहाँ B था, AE और EB मिलकर क्या बन जाएगा बेटा? AB। मतलब ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा? AB हो जाएगा और EB हो जाएगा।
बराबर, इसी तरह ए एफ और एफ सी मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, ए सी, बटे में क्या हो जाएगा बेटा, बटे में क्या हो जाएगा हमको ए सी, बटे में क्या हो जाएगा बेटा एफ सी। समझ में आया कि पूरे साइड बटे में नीचे वाले साइडों का भी जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। अब देखिए इसी को थोड़ा सा बदल देते, ये हमारा पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट देखिए, इसका दूसरा पार्ट देखिए। दूसरे पार्ट में अगर ये नीचे दिया हुआ है तो इसको हम पलट भी तो सकते हैं। क्या हम इसको अगर ई बी बटे में ए ई कर दें और इसको एफ सी बटे में ए एफ कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपके पास 5/2 है और इधर भी 5/2 है, तो अगर हम दोनों को बदल दें, 2/5 इधर भी कर दें, 2/5 इधर भी, क्या बराबर में कोई कमी आया, बोलो, नहीं आया। जो काम हमने यहाँ किया है वही काम अब हम यहाँ करेंगे, तो अपने को क्या मिल जाएगा बेटा, ई बी बटे में ए ई प्लस 1 इज इक्वल टू एफ सी प्लस ए एफ प्लस 1। तो आपका जो ई बी है, ई बी पर एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, ए ई हो जाएगा प्लस ए ई यहाँ भी, और इसी तरह यहाँ पे एफ सी प्लस ए एफ बटे में क्या हो जाएगा बेटा, ए एफ। ध्यान से देखो, ऊपर वाला फिर आपका क्या बन गया, ए बी बन गया, और इधर आपका ए ई बन गया, और ऊपर वाला इधर वाला ए सी बन गया, और नीचे वाला क्या बन गया बेटा, ए एफ। तो थेल्स थ्योरम तो जो था कि ए ई बटे में ई बी करेंगे, ए एफ बटे में एफ सी करेंगे, लेकिन इसी थेल्स थ्योरम की मदद से हमने ये भी देख लिया कि या तो आप पूरे साइड के बटे में दोनों का नीचे, या पूरे साइड के बटे में दोनों का ऊपर से भी अगर रेशियो करेंगे तो उनके रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पर ध्यान देंगे। धन्यवाद, नोट कर लें।